जो 12th बोर्ड के लिए सीरीज स्टार्ट की है उसका आज 4th लेक्चर है ये। इस लेक्चर में पढ़ेंगे डी ब्लॉक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या ब्लॉक के जो क्वेश्चन है PYQ एज वेल एज इम्पोर्टेंट नए क्वेश्चन। तो इसमें क्या है क्या नहीं है क्वेश्चन, तो कोशिश करेंगे कि जब लगभग सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाए, कि जिसमें जैसे रेडियस वाला पार्ट हो गया, एंथैल्पी एटमाइजेशन हो गया, या आयनाइजेशन हो गया, ई नॉट वगैरह, या फिर डी ट्रांजिशन, सारे के सारे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को एक्चुअल में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। तो देखो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एसर्शन रीजन टाइप का। जिंक इज नॉट रिगार्डिंग एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ जी सही है, जिंक जो होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए n-1 d आपका क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। या तो वो ग्राउंड स्टेट में हो या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो जिंक के लिए जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट वहां पर भी 3d10 होता है, और जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है जिंक +2, उसमें भी कितना होता है 3d10। इस वजह से जो जिंक है वो क्या है आपका, वो हो गया नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर? इस तरीके से पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। सेकंड जो रीजन क्या दे रखा है वो पढ़ लेते हैं एक बार। जिंक हैज completely filled 3d orbital in its ground state as well as oxidized state। इस तरीके से इसका जो रीजन है वो भी करेक्ट है। तो एसर्शन ट्रू है और रीजन जो है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन होगा। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 या जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जवाब हुआ एसर्शन ट्रू, एंड आर जो है या रीजन है वो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके पास में, इसके अंदर ये आपके पास में जैसे ऑक्सो एनाइन आपको लास्ट में दे रखे होंगे डी ब्लॉक के अंदर। एक तो मैग्नीज वाला दे रखा है KMnO4 वाला पार्ट, और एक आपके पास में क्या दे रखा है, एक दे रखा होगा आपको K2Cr2O7। दोनों की रिएक्शंस वहां पे गिवन होगी। उसमें देखिए यहाँ से पहला है आपके पास, दोनों के प्रिपरेशन मेथड भी अगर आपको ध्यान हो तो वहां दे रखे हैं पूरे क्लियर। तो प्रिपरेशन मेथड में कुछ रिएक्शंस है कि ओर्स वगैरह से कैसे बना रहे हैं, रिप्लेसमेंट है सोडियम पोटेशियम जो है। तो यहाँ पे दिया आपको Na2Cr2O7, फिर K2Cr2O7 में इसको कन्वर्ट करते हो। तो अपने को पहला पार्ट पूछा है, तो क्या होगी रिएक्शन, FeCr2O4 प्लस Na2CO3 से रिएक्शन करवानी है O2 की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा, अपने पास में बनेगा Na2Cr4 प्लस Fe2O3। ठीक है, फेरिक के अंदर चला जाएगा, साथ में जो आपका कार्बन वगैरह वो किसके टर्म्स में चला जाएगा, CO2 के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा। ये बन गया अपने पास में क्रोमेट आयन CrO4 माइनस। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा CrO4 माइनस। फिर इसको डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करके सोडियम पोटेशियम से इसको रिप्लेसमेंट कर देते। तो पहला पार्ट तो ये कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या है आपके पास में कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, राइट इट टू अच्छा क्या मतलब इसके क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं तो वो पूछ रहा है। बी पार्ट देखो, सेकंड पार्ट आपके पास में जैसे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड और थर्ड ग्रुप की बात करते हैं, तो ये फर्स्ट ग्रुप होगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, चार की बात करेंगे। अब इनके अंदर देखिए आपके पास में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और ये आपका फ्रांसियम। इधर आएगा आपके पास बेरिलियम, फिर आ जाएगा आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, थर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से, तो ये स्कैंडियम, ये आपका इटरबियम, ये लेंथ और ये एक्टिन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले के अंदर देखो तो जो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर आपके पास में आएगा ताई, जरा हाफ वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं आप, ये बेटा लेंथ। तो ये कौन सा पीरियड है,
पीरियड नंबर 6। और ये आपका ग्रुप। इस जगह पे क्या हो रहा वो देखो। इसका आपके पास में लेंथेनम है। लेंथेनम जो आपके पास है ये है 57। तो यहां से और ये है 72। 58 से लेके 71 तक आपके पास कौन है? 4f के 14 एलिमेंट्स। अब हो क्या रहा है वो देखो। अगले पेज पे चलते हैं। 14 एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि 14 प्रोटॉन्स जो है वो कहाँ एंटर करेंगे? न्यूक्लियस में। जब न्यूक्लियस में जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इसी तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? 4f में। और जो f है ये इनका क्या होता है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होगा? जो नेट ENC होगा वो इंक्रीज होएगा। और नेट ENC क्या करेगा? जो आउटर सेल है उसको अंदर की तरफ पुल करेगा। तो ये कि इस वजह से क्या होगा? जो आउटर ऑर्बिट या आउटर सेल है ये शिफ्ट हो जाएगा किधर? शिफ्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट होगा तो साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो अगर लैंग्वेज लिखना है तो आपको इस तरीके से आप बना सकते हो कि 14 एलिमेंट्स जो आपके 4f के हैं उनमें क्या होगा? 14 प्रोटॉन एंटर होंगे न्यूक्लियस में। उस वजह से क्या बढ़ेगा? ENC। उस ENC को इंक्रीज ENC को बैलेंस नहीं कर पाएंगे 4f इलेक्ट्रॉन ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। तो रिमेनिंग जो आपके पास में रिजल्टेंट जो ENC होगा वो क्या करेगा? आउटर सेल को इनर साइड की तरफ पुल करेगा जिससे साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी वजह से क्या होता है आपके पास में जो 3D होती है 3D से 4D मतलब डाउन द आपके ग्रुप में साइज बढ़ती है। तो 3D से अगर 4D जा रहे तो साइज बढ़ रही है। लेकिन जब 4D से 5D अगर आप मूवमेंट कर रहे हो तो वहां पे जो साइज डिफरेंस होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। तो जैसे आपके पास में 4th पीरियड में तो टाइटेनियम से अगर आप जिरकोनियम जाओगे तो साइज बढ़ेगी। लेकिन जिरकोनियम और हाफनियम की जो साइज है वो क्या होती है? लगभग बराबर। तो पहले जो इसका इम्पैक्ट अपने को दिखेगा वो क्या होगा कि 4D से 5D की जो साइज है वो क्या हो जाएगी? आपकी अप्रोक्स सिमिलर चलेगी। तो पहला एप्लीकेशन तो हो गया कि 4D से 5D का जो साइज होगा वो सिमिलर चलेगा। और दूसरा जो इम्पैक्ट इसका आता है वो कहाँ पे आता है? पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, 14, 15 के अंदर पीरियड नंबर जो आपका है 4, 5 और जो हायर पीरियड वाले हैं 6, 7 उनमें क्या लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। उस इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होते हैं? जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो जाते हैं? वो बन जाते हैं इनर्ट, बिकम्स इनर्ट। ठीक है। तो ये दूसरा इम्पैक्ट हो गया। तो इसके लेंथ इनर्ट कॉन्ट्रैक्शन के दो इम्पैक्ट है। एक तो 5D और 4D की जो साइज है वो सिमिलर होगी। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा कि पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 13, 14, 15 के जो हायर एलिमेंट्स उनका NH इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? इनर्ट। इस वजह से क्या लगता है वहाँ पे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और उनके ऑक्सीडेशन नंबर में फिर 2 का डिफरेंस आता है वहाँ। ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट देखिए क्या है। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो है नेम 2 एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज विच शो डिफरेंट। जो नॉर्मल ट्रेंड होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उससे डिफरेंट कौन कौन सा है? तो उसके अंदर क्रोमियम। क्रोमियम का एक्चुअल होना चाहिए था क्या? 3D4 4s1 4s2 सॉरी। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास में? हाफ फील्ड की वजह से 3D5 4s1 अपने को मिलता है। ये है, ये होना चाहिए। तो एक तो ये रहा कॉपर
कॉपर का क्या होना चाहिए था 3d9 4s2। अब ये फुलफिल्ड होने के चक्कर में क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करा देगा एस अंदर की तरफ, तो 3d10 4s1 ये इसका एक्चुअल होता था, होना ये चाहिए। तो ये दोनों जो एलिमेंट्स है 3d के अंदर, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल ट्रेंड से अलग है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी वजह से। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से कंप्लीट हो। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड, अच्छा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो यहाँ से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो साइज के इनवर्स होती है। पहली बात, जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज करवाना उतना ही डिफिकल्ट होगा, तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी आपको वहां पे सप्लाई करनी है। दूसरा आपके पास में क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो अब देख लीजिए जितने एलिमेंट दे रखे उन सबका बना लेते हैं। सबसे पहले आयरन Fe, आउटर बना रहे हैं, तो इसमें बनेगा 3d6 4s2। दूसरा मैग्नीज 3d5 4s2। क्रोमियम 3d5 4s1। वेनेडियम 3d3 4s2। अब इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते, फिर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि थर्ड पूछा ना अपने से। इसके अगर दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Fe+2 3d6। इसका अगर आप निकालोगे तो Mn+2 3d5। इसका इलेक्ट्रॉन अगर आप रिलीज करवा रहे हो तो मिलेगा 3d4। इसका अगर रिलीज करवा रहे हो तो वे मिलेगा वेनेडियम+2 3d3। तब अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे देख लो, ये चेक कर लो कॉन्फ़िगरेशन, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, ये क्या है, डी हाफ फील्ड है। तो डी हाफ फील्ड हुआ तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि बाकी सारे जो आपके पास में वो क्या, जैसे ये भी इनकम्प्लीट है 3d6, 3d4 इनकम्प्लीट है, 3d3 भी इनकम्प्लीट, तो जो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 3d5 से डिफिकल्टी से निकलेगा। तो इस वजह से थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीज की ज्यादा होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो जवाब हुआ वो हो गया आपका मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन का ये एप्लीकेशन वाला पार्ट आ गया कि जिरकोनियम और हाफनियम की सेपरेशन है वो क्या होती है, डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इनकी साइज वगैरह क्या होती है, लगभग सेम होती है। आर जो थी इनकी RZR प्रोक्स इक्वल है किसके, आर हाफनियम की। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह में कुछ डिफरेंस होगा नहीं होगा, तो फिजिकल मेथड से आप कभी इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो रीजन क्या दे रखा है, सिमिलर रेडिएट ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखो जी आगे, अब ये है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है, लास्ट वाला भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है। तो देखो तीनों को 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जिंक कैडमियम Hg का कम होता है, उसका रीजन क्या है, देखो जी जिंक कैडमियम और Hg इन तीनों के अंदर ही N-1D 10 होता है, मतलब फुल फील्ड है। फुल फील्ड होने का मतलब हुआ कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड। इस वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे वो क्या होंगे, वीक होंगे, मतलब वीक इंटर एटॉमिक जो फोर्स है, इस वजह से क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी वो भी क्या होगी, लो होगी। लो होगी तो आपके पास में क्या कर सकते हो, आप इनको आसानी से मेल्ट करवा सकते हो या बॉइल करवा सकते हो। इस वजह से जो MP मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है उनकी वैल्यू भी क्या होगी जी, लो होगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका। दूसरा ये क्वेश्चन तो ऑफ द D4, अच्छा ये क्वेश्चन तो आपका किसका एग्जाम्पल दे रखा है NCERT में,
सीधा सीधा दिया हुआ है। देखो Cr+2 है, Mn+2, ठीक है। Cr+2 कन्वर्ट होएगा Cr+3 में। तो यहाँ पर D4 है, तो D4 से D3, तो अगर आपको ध्यान हो स्प्लिटिंग अगर हो रही है तो स्प्लिटिंग में दो फॉर्म बनती थी, एक तो Eg और एक T2G। तो T2G के अंदर 3 ऑर्बिटल होते थे, ठीक है, और Eg में 2 होते थे। तो यहाँ पर आपके पास में ये क्या हो जाएगा, T2G जो होगा 1 1 1 मतलब हाफ फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड अगर ये हुआ तो ये क्या हुआ, स्टेबल हुआ। तो स्टेबल हुआ तो इस तरीके से मतलब इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग सॉरी ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या हो गया, रेड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है आपको, Mn दिया सही, Mn+3, Mn+3, तो Mn+3 के अंदर ये किस में जा रहा है, Mn+2 में। तो ये आपका D4 है, D4 जाएगा तो D5 क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। और हाफ फील्ड तो ये भी क्या हुआ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में इसका क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका ये जवाब होगा कि जो आप क्रोमियम में जो चेंज हो रहा है क्रोमियम, तो उसमें T2G हाफ फील्ड बन रहा है, और जो मैग्नीज वाले पोर्शन में जो चेंज हो रहा है उसके अंदर आपका D5 बन रहा है, वो हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल होगा। अगला क्वेश्चन है E0 कॉपर+2 का, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट इसी को ले लेते हैं। इसके अंदर आपके पास में अब देखिए E0 की जो वैल्यू है दो बात पे डिपेंड करती है, किस किस पे, एक तो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, तो ये प्रोसेस तो कैसा है, एंडोथर्मिक, और दूसरी डिपेंड करती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये कैसा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। और जो ये डिपेंड करेगी, ये किस पे डिपेंड करती है, चार्ज अपॉन आर पे। तो अगर आपको पता हो तो कॉपर+2 और कॉपर+1 में से छोटा कौन है, ये छोटा है। इसके लिए क्या होता है, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है ना, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब यहाँ पे ओवरऑल क्या मिलेगा आपको, डेल्टा RH नेगेटिव मिलेगा, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो E0 जो आपका SRP होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब आराम से आपके पास में क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक कंसर्न होके आपके पास में बेनिफिट हो जाएगा। तो E0 कॉपर+2 के रिडक्शन के लिए क्या रहेगा, SRP हमेशा पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, हीटिंग दे रखा है ये क्वेश्चन, ये भी वाई से उठाया हुआ है, जो आपका KMnO4 का प्रिपरेशन करा हुआ है वो उसी के अंदर ये पोर्शन दे रखा है। और इस साल 26 के अंदर JEE मेंस में ये क्वेश्चन था कि KMnO4 को अगर आप डिकम्पोज करते हो तो इसका अगर डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है हीटिंग के अंदर, MnO4- का डिसप्रपोर्शनेशन है, तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या है, MnO4 को अगर हीट दोगे तो ये किस में जाएगा आपके पास में, एक तो जाएगा मैग्नेट आयन के अंदर, मतलब K2MnO4, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, MnO4-। तो यहाँ ऑक्सीडेशन जो आ गया आपका +4+6 के अंदर आ रहा है, ये +7 प्लस दूसरा आपके पास में है MnO2, और क्या बन जाएगा O2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये +4 के अंदर, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये जवाब हो गया कि किस में कन्वर्ट होएगा, MnO2 और मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट के अंदर। दूसरा ये रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, तो देखिए यहाँ से Cr2O7-2 प्लस I- प्लस H प्लस कन्वर्ट इनटू, ये किस में जाता है, +3 के अंदर, ये जाएगा I2 में और ये H2, ठीक है। बैलेंस कैसे करना है, इसमें तो ये दे रखा है, तो इनके हाफ हाफ रिएक्शंस लिख लो आप इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होती है Cr2O7-2 प्लस, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर
6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा तो ये आ जाएगा 7, तो 14H प्लस आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cr+3 प्लस 7H। ये इसकी पहले क्या रिएक्शन होगी, I2 की क्या बनेगी 2I माइनस कन्वर्ट इनटू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना और फर्स्ट को 1 से कर देना और जोड़ दो इसको, तो क्या मिलेगा Cr2O7 माइनस 2 प्लस 6I माइनस प्लस 14H प्लस इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, फ्री बैलेंस 2 आएगा, 2Cr+3 प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका 3I2 प्लस 7H। चेक कर लीजिए पूरी इक्वेशन बैलेंस है। इस तरीके से इसका ये जवाब मिलेगा। फिर 2 नंबर बैलेंसिंग इक्वेशन पूछे सिर्फ आपके पास है बैलेंस वाली, कंप्लीट और बैलेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, ये KMnO4 का प्रिपरेशन मेथड आ गया कि इसके अंदर आपके पास में जो MnO2 होता है उसको एल्कली मीडियम में O2 के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो क्या बनता है देखो यहाँ से, जब MnO2 को एल्कली मीडियम में ऑक्सीजन के साथ अगर फ्यूज करवाते हैं या ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो अपने पास में क्या मिलेगा, अपने पास मिलेगा MnO4 माइनस 2, मतलब मैग्नेटाइन। तो मैग्नेटाइन देख लो कौन सा है, ये भी कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हुआ, ये तो पर मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो बी इसका फाइनल जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए अगला। इस क्वेश्चन के अंदर देखो आपके पास में वाई डू द ट्रांजिशन मेटल हैव द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई, आगे समझो। तो देखो यहाँ स्कैंडियम से स्टार्ट करोगे तो ये पीछे में आता 3D1, बीच में जाते जाते 3D5, कहाँ ये आता आपका क्रोमियम मैग्नीज के आसपास। फिर उसके बाद में लास्ट में जाते जाते आपके जिंक और कॉपर वगैरह में क्या होता है 3D10। तो जितने ज्यादा अनपेड होंगे, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज होंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होएगा। अगर ये इंक्रीज होएगा तो क्या होगा आपके पास में एंथैल्पी ऑफ जो एटोमाइजेशन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज। इस वजह से अगर देखा होगा तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा जाता है, सीरीज के शुरू में धीरे धीरे बढ़ता है, बीच में पीक में जाएगा जब अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर सबसे ज्यादा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा इस लास्ट के अंदर। और लास्ट में कौन आता है, जिंक। तो सबसे कम किसका होगा, जिसमें बॉन्डिंग सबसे कम होने की चांस है, तो वो कौन है, एंथैल्पी ऑफ लोवेस्ट पूछना सेकंड क्वेश्चन, लोवेस्ट एंथैल्पी एटोमाइजेशन, तो वो कौन सा हो जाएगा, जिंक। तो ये दोनों क्वेश्चन इसके हो चुके हैं कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फोर्स जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटर एटॉमिक फोर्स है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब 3D सीरीज में क्या होगा, पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मिड पोजीशन तक मैक्सिमम जाएंगे, फिर वापस डिक्रीज होंगे, तो उसी के ट्रेंड में क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वो भी चेंज होएगी और कॉपर और जिंक के पास में जाते जाते इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, ऑन व्हाट बेसिस वी कैन से कॉपर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। तो इसका पहला क्वेश्चन जो था वहां पर मैंने एक्सप्लेन करा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए टी टोटल एनर्जी नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा है कि n-1d जो वो क्या होना चाहिए, n-1d ये होना चाहिए इनकम्प्लीट, किसमें, इनकम्प्लीट ग्राउंड स्टेट एज वेल एज, या फिर आपके पास में एज वेल एज नहीं आएगा और आएगा ग्राउंड स्टेट और एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिंक में देखो अगर ग्राउंड स्टेट में बात करें तो भी 3D10 है, जिंक +2 में बात करें तो भी 3D10 है, तो इसमें तो इनकम्प्लीट हो ही नहीं रहा। कॉपर की बात कर लेते हैं, तो कॉपर के अंदर देखो, कॉपर के अंदर आ रहा 3D10, कॉपर प्लस में आ रहा है, +1 के अंदर आ रहा है 3D10, लेकिन कॉपर +2 के अंदर कितना आएगा 3D9। तो यहाँ पे क्या हो गया,
इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट होने की वजह से जो कॉपर होगा वो क्या होगा आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट पार्ट आपका कम। दूसरा कि वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वो देखो जी क्यों। तो वेरिएबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन क्या है, ड्यू टू इनकम्प्लीट n-1d ऑर्बिटल। n-1d ऑर्बिटल से वो क्या हो रहा है, इनके इनकम्प्लीट है, इस वजह से क्या मिलेगी आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। नेक्स्ट देखो क्या है, अच्छा उसी का क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन नहीं करेगा, तो देखो जी आयरन +2 +3, कॉपर +1 +2, मैग्नीज का तो सानी नहीं है +2 से लेके +7 तक। स्कैंडियम नहीं करता है। और ये एनसीईआरटी का वो अंदर ही एग्जांपल दे रखा है, इंटेक्स क्वेश्चन है जिसके अंदर साफ साफ लिखा है कि वो कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। तो इसकी क्या होती है सिर्फ +3, क्योंकि इसमें डी एक ही होता है, 3d1 और 4s। तो इसका जवाब होगा स्कैंडियम। तो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम बताओ जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, या फिर इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। ऑप्शन देखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये तो आपके पास में कन्वर्जन है। तो देखो इसमें क्या होगा, एसिडिक मीडियम है तो ये तो बनेगा Mn+2 में, और जो आपका सल्फर SO3-2 है ये जाएगा SO4-2, और बाकी जो H+ जाएगा वो 1। अब आप आराम से बैलेंस कर सकते हो, कितने 5 दे रखे हैं तो 5 सल्फर बैलेंस करो, मैग्नीज 2 दे रखे हैं तो 2 मैग्नीज बैलेंस करो, H अगर आपको 6 दे रखे हैं H+ मतलब तो 3 वाटर करो। अब चेक कर लो एक बार बैलेंस है या नहीं। 2 मैग्नीज हो गया। ऑक्सीजन देखो 8 यहाँ पर है और 15 यहाँ, 8 और 15 कितना हुआ 23। तो इधर भी देख लो, देखिए 20 23 6H 4 देख लो, यहाँ -2 है, इधर माइनस ये 10 हो गया और +6 है, कितना बच गया अपने पास में -4 बचना चाहिए। तो -6 बचना चाहिए, 12 हुआ ना 6। तो ये तो +4 बचा और ये कितना बचा -10, तो करीबन कितना आ जाएगा -6, मतलब ये बैलेंस होगा। इस वाली में देखो, इसके अंदर क्या करना है आपको, क्रोमियम 2 है तो एसिडिक मीडियम में जाता है +3 के, तो 2Cr+3 प्लस, फिर उसके बाद में आयरन जाएगा Fe+3 में 6 है तो 6Fe+3 बना दो, 14H+ है तो आधा कर दो तो मतलब 7 वाटर बना दो। बैलेंस है चेक कर लो, वेरीफाई कर लो एक बार, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 14H 6 आयरन 6 आयरन, ऑक्सीजन देख लो एक बार 7 7 ऑक्सीजन, चार्ज भी देख लो -2 14 प्लस का हो गया, फिर प्लस का 12 हो गया, तो प्लस का कितना आ गया ये 24 आ गया। नीचे देख लो ये कितना प्लस का 18, ये कितना हुआ प्लस का 6, दोनों को जोड़ो तो प्लस का 20। तो फाइनल आपका ये भी करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपका ये डी ब्लॉक वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी वो किसकी मिलेगी आपको, कोऑर्डिनेशन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोशिश करेंगे कि कंपेयर करके या मर्ज करके या फिर चैप्टर इंडिविजुअल। तो कोशिश यही रहेगी कि सारे चैप्टर को कंपेयर करके इंटर जो चेंज वाले क्वेश्चन है, इंटर कन्वर्जन जो है वो सारी करवाई जाए आपको। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।